दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक बार फिर से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट क्या है, सेकेंड है और उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज इसके नगर नियोजन, फिर इसका पतन कैसे हुआ, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालेंगे। और फिर मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्मेट में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक, यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के बगल जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, नगर के दो भाग थे, पूर्वी भाग व पश्चिमी भाग। पूर्वी नगर निचले भाग थे जहाँ पर गरीब व मजदूर लोग रहते थे, जबकि ऊपरी भाग में पश्चिमी नगर में मकान बड़े होते थे जिसमें संभवतः अमीर लोग रहते थे। किंतु धौलावीरा ही एक ऐसा स्थान था जहाँ 3 भाग थे, माने नगर के 3 भाग धौलावीरा में ही पाए गए हैं। अन्यथा हर जगह सिर्फ 2 भाग होते थे, एक अमीर लोगों के लिए, एक गरीब लोगों के लिए। यहाँ के मकान पक्की व कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों से बने होते थे। ईंटों का आकार कितना होता था, 4:2:1। ठीक, आगे देखते हैं। इस सभ्यता के लोग खिड़की व दरवाजा को मुख्य सड़क की ओर न खोलकर अंदर की ओर खुला रखते थे। इस सभ्यता में हर घर में कुएं पाए गए हैं और भवनों के पास पतली नाली व पानी नाली होती थी जिससे पानी मुख्य नाली में जाता था। मुख्य नाली शहर के बाहर जाती थी। धौलावीरा से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। तो आप समझिए कि कितनी जो है उच्च व्यवस्था उस समय थी। सड़कें, नाली की व्यवस्था, नगर में बड़ी सड़क, छोटी सड़क, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, और आगे क्या है, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ 1750 ईसा पूर्व में, तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा माना जाने वाला सिद्धांत यह है कि इस सभ्यता का पतन किससे हुआ था, बाढ़ के कारण हुआ था। अर्नेस्ट मैके के अनुसार इस सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, यह सर्वाधिक मान्य मत भी है। चाइल्ड एवं मैके के अनुसार इस सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण को माना जाता है। और फेयर एवं सर्विस ने इस सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन को माना है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। राजनीतिक जीवन, सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो स्रोतों के अभाव में वास्तविक सभ्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः यहाँ का शासन पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया जाता था। पिग्गट महोदय ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहा है। हंटर महोदय ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है, अर्थात जनता के द्वारा शासन चलाया जाता था। इसका कारण यह है कि कहीं भी महल या अस्त्र शस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला है, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ का शासन पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, तो ये था यहाँ का प्रशासनिक ढांचा। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ठीक,
संभवतः परिवार मातृसत्तात्मक थे और वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं है, किंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी। इस सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष व स्त्रियां दोनों करते थे और मनोरंजन के रूप में पासे, नृत्य, शिकार तथा पशुओं की लड़ाई प्रमुख थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, उद्योग व व्यापार पर आश्रित था। ये लोग जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधियों से परिचित थे। ये गेहूँ, जौ, मटर, कपास से परिचित थे और चावल के साथ व धान की भूसी के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कपास का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ। ये पशुपालन करते थे और कुबड़ वाले सांड, गाय, घोड़ा इनके प्रमुख पशु थे। सूती वस्त्र, बर्तन व शिल्प आदि प्रमुख थे। इनका व्यापार पश्चिम एशिया व मध्य ईरान से होता था। ये लोग सूती वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी आदि का निर्यात करते थे। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों का है व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। लोग चांदी ईरान से, टिन अफगानिस्तान से व तांबा खेतड़ी से आयात करते थे। ठीक है, आज भी खेतड़ी तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो इस सभ्यता में धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिक देवता की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों में धर्म एक अभिन्न अंग था, लेकिन धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। यहाँ से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ये मातृ देवी की पूजा करते थे। उर्वरता की देवी की पूजा हड़प्पा के लोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मुहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। पशुपतिनाथ, नाग पूजा, लिंग पूजा, स्वास्तिक चिन्ह आदि का प्रमाण मिला है। लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। वृक्ष एवं पशु पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये पढ़ा कि इसके प्रमुख फैक्ट क्या थे, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आप कहें प्रशासनिक ढांचे को। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अध्ययन और उससे रिलेटेड लगभग 50 से 60 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई। ठीक है, तो ये हम लोगों का 6 फैक्ट्स, मैंने 5 फैक्ट आपको बताया। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मिला है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन कब हुआ? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है,
सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। ठीक, ये हमने इसीलिए पॉइंट वाइज बनाया है ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हम लोग उतना फैक्ट पढ़ भी लें। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड पात्र OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। एक क्वेश्चन दोस्तों PCS में पूछा गया था। भारत में सर्वप्रथम 1861 में एक कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया। सैंधव सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट हम लोग पढ़े हैं। अब आइए और आगे देखते हैं कि क्या है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक, अगला पॉइंट, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पैर से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था, जबकि परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। हड़प्पा की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ व हिरण आदि का चित्रण मिलता है। हड़प्पा के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा से। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की ईंट की बनी हल की आकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अगला, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पर स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की। मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में काठियावाड़ द्वीप में भादर नदी के किनारे स्थित है।
रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब के लुधियाना में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता था। आइए दोस्तों, एक नज़र सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, नदियों के किनारे या किस नदी के किनारे और किस वर्ष इसकी खोज की गई, इन सब पर नज़र डालते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। स्थल, खोजकर्ता, वर्ष और नदी या सागर तट। तो हड़प्पा, खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी और रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी खोजकर्ता थे, 1922 ईस्वी में खोज किए सिंधु नदी के तट पर। रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे, 1953 से 55 के बीच सतलज नदी के तट पर। लोथल, SR राव ने इसकी खोज की 1955 से 62 में भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। कालीबंगा, BB लाल ने 1961 में खोज की घग्गर नदी के तट पर। रंगपुर, माधव स्वरूप वत्स एवं लाल एवं राव ने 1951 से 53 में भादर नदी के तट पर। सुतकांगेडोर, RL स्टाइन 1927 में दास्क नदी के तट पर। और आगे आइए देखते हैं। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा खोजकर्ता, 1958 में खोज हुई हिंडन नदी के तट पर। कोटदीजी, फजल अहमद 1953 में सिंधु नदी के तट पर। चनहुदड़ो, मजुमदार ने खोज की 1931 में सिंधु नदी के तट पर। बनावली, RS बिष्ट ने 1974 में सरस्वती नदी के तट पर। मांडा, JP जोशी ने खोज की 1982 में चिनाब नदी के तट पर। भगवानपुरा, JP जोशी ने सरस्वती नदी के तट पर। दैमाबाद, BP लोपार्दिकर प्रवरा नदी के तट पर। और राखीगढ़ी, सूरजभान ने 1962 में घग्गर नदी के तट पर। आमरी, सिंधु नदी के तट पर। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता का, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसके बाद हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों पेट एग्ज़ाम में सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पूछेगा। तो कल हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और व्यू ज़रूर मिलने चाहिए, कम से कम 50 व्यू आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।